मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर जो कुछ कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी और मैं ये कहती हूँ कि मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और नए और ताज़ा एपिसोड में। और मुझे कल एक सपना आया था दोस्तों कि आप लोगों को मेरी बातें बहुत पसंद आने लगी हैं। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं ऐसी जगह पर जिसके बारे में सुनकर अक्सर लोगों का बीपी या तो लो हो जाता है या फिर हाई हो जाता है। और दोस्तों आज हम आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताएंगे जो आज ही के दिन एग्जिस्टेंस में आया। दोस्तों उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम आप में से कोई बता सकता है? नहीं तो चलिए मैं ही बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो सुना ही होगा ना। वैसे भी बहुत ही पॉपुलर है ये। दोस्तों वैसे वॉल स्ट्रीट पर बनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग ने न जाने कितने ही लोगों को सदमे दिए होंगे, मगर साथ ही साथ लोगों की झोलियों को भी भरा है। लेकिन न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज बनाने का आइडिया कब और कहां से आया, ये मैं ही आपको बताऊंगी। आज ही के दिन यानी कि 17 मई को ये आइडिया तब आया जब 24 लोगों के ग्रुप ने, जिसमें ट्रेडर्स और मर्चेंट्स शामिल थे, बॉटन वुड एग्रीमेंट पर साइन किया। और दोस्तों ये जगह थी 68 वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बॉटन वुड एग्रीमेंट का किस्सा क्या है। तो दोस्तों कोई किस्सा नहीं है, बात है कि जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर सबने इस एग्रीमेंट पर साइन किया था, असल में उसका नाम बॉटन वुड ही है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि 17 मई की घटनाओं में ये एक घटना कितनी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों दुनिया की नजर हमेशा इसी एक स्टॉक एक्सचेंज पर टिकी होती है। तो चलिए अब स्टॉक एक्सचेंज से निकलकर हम बात करते हैं उस ऐसे महान व्यक्ति की जिसने अपनी खोज से कई सारे लोगों की जान बचाई। दोस्तों हम सब ने स्मॉल पॉक्स का नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी बीमारी जिसने 17वीं सेंचुरी में एक महामारी बनकर कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस बीमारी की वजह से न जाने कितने लोग मारे गए और जो बच गए वो उम्र भर के लिए ये दाग अपने चेहरे पर लिए रहे। मगर दोस्तों हमें आभारी होना होगा एडवर्ड जेनर का, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में जानकारियां इकट्ठी की, जिससे आगे चलकर आने वाली जनरेशन को इस बीमारी से बचाने में मदद मिली। और दोस्तों शायद इसीलिए उनके बारे में कहा गया, सेव्ड मोर लाइव्स देन द वर्क ऑफ एनी अदर मैन। आज ही के दिन यानी 17 मई 1749 को इंग्लैंड में पैदा हुए एडवर्ड जेनर को लोग इम्यूनोलॉजी का पिता कहते हैं। और ये बात कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी वैक्सीन से इतनी जानें बचाई उसे तो पिता का दर्जा मिलना भी चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। बचपन से ही एडवर्ड जेनर को साइंस और नेचर में बहुत ही इंटरेस्ट था और उनके बारे में लिखे हुए रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब एक बार वो कोई 13 साल के रहे होंगे तो उन्होंने डेयरी में काम करने वाले एक शख्स को कहते हुए सुना, I shall never have smallpox, for I have had cowpox. I shall never have an ugly pock-marked face. दोस्तों उस वक्त तक ये माना जाता था कि डेयरी में काम करने वाले लोग कुछ वजहों से स्मॉल पॉक्स से बचे हुए हैं और उसी दौरान ही वॉज गिवन द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, जिसका असर उनकी जनरल हेल्थ पर पूरे समय रहा। 1764 में यानी कि 15 साल की छोटी सी उम्र में ही एडवर्ड ने अप्रेंटिसशिप शुरू कर दी और इस दौरान उन्होंने अच्छी खासी सर्जरी और मेडिकल प्रैक्टिस की नॉलेज हासिल कर ली थी। दोस्तों 6 साल तक अप्रेंटिसशिप करने के बाद एडवर्ड लंदन लौट गए और फिर वहां जॉन हंटर, जो कि एक मशहूर सर्जन थे,
के स्टूडेंट बनकर अगले 2 साल तक उनसे एनाटॉमी, बायोलॉजी और नेचुरल साइंस के बारे में नॉलेज लेते रहे। अपनी जानकारियों से एडवर्ड ने क्लिनिकल सर्जरी में बहुत प्रोग्रेस की। दोस्तों, जेनर के महत्वपूर्ण कामों में से सबसे प्रोमिनेंट है वो है उनका scientific attempt to control an infectious disease by the deliberate use of vaccination. मैं आपको बता दूं कि एडवर्ड जेनर ने कोई वैक्सीनेशन की खोज नहीं की थी, बल्कि उन्होंने साइंटिफिक प्रोसीजर्स के बारे में बताया था, जिससे आगे चलकर स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की खोज पॉसिबल हो पाई। तो दोस्तों, आज इस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि पर इन्हें सलाम। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में, और अब क्या और से चलते हैं क्रिकेट की तरफ। लेकिन आज बात होगी एक पुराने खिलाड़ी की, एक स्पिन गेंदबाज की। बातें हैं फिरकी के जादूगर कहे जाने वाले गेंदबाज चंद्रशेखर की। दोस्तों, क्रिकेट के आकाश पर चंद्रशेखर की उपलब्धियां भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही, क्योंकि चंद्रशेखर ने EAS प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी और श्रीनिवास राघवन, वेंकटेश राघवन के साथ मिलकर स्पिन की वो चौकड़ी तैयार की जिसने दुनिया के मशहूर बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों, चंद्रशेखर के लेग स्पिन का जादू कुछ इस तरह से सर चढ़कर बोला कि 1972 में क्रिकेट की मशहूर पत्रिका ने चंद्रशेखर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। यही नहीं, 10 साल पहले इसी मैगजीन विजडन ने इंग्लैंड के खिलाफ 1971 के ओवल टेस्ट में 38 रन देकर 6 विकेट लेने पर चंद्रशेखर की गेंदबाजी को बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री करार दिया। 17 मई 1945 को जन्म लेने वाले चंद्रशेखर को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, और जिस खिलाड़ी से वो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो थे ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर रिची ब्रैनवेड। मगर 6 साल की उम्र में पोलियो अटैक से उनका बायां हाथ पूरी तरह से बेजान हो गया। दोस्तों, हाथ को ठीक होने में 4 साल लग गए। तब तक चंद्रशेखर 10 साल के हो चुके थे। इतनी कम उम्र में भी इस हौसलेमंद खिलाड़ी ने हिम्मत नहीं हारी, और जब ठीक हुए तो वापस क्रिकेट की पिच पर पहुंच गए। इस बार हाथ शायद थोड़ा कमजोर था, लेकिन इरादे उससे कई ज्यादा पक्के थे। चंद्रशेखर के क्रिकेट में असली बदलाव तब आया जब उनका परिवार बंगलौर रहने चला आया, और यहीं उन्होंने सिटी क्रिकेटर्स ज्वाइन कर लिया। एक बार बातों बातों में चंद्रशेखर ने माना कि सिटी क्रिकेटर्स के साथ खेलने के पीछे उनका इतना ही मकसद था कि इससे उन्हें लेदर बॉल से खेलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, बेंगलोर की गली मोहल्ले में खेलने वाले चंद्रशेखर ने बहुत वक्त तक रबड़ की गेंदों से क्रिकेट खेली, और सिटी क्रिकेटर्स के लिए खेलते हुए भी उन्होंने कई बॉलिंग स्टाइल ट्राई किए, यहाँ तक कि फास्ट बॉलिंग की भी कोशिशें की, मगर आखिर में उन्होंने लेग स्पिन को चूज किया, और ये फैसला आगे चलकर बिल्कुल सही साबित हुआ जब उन्हें नेशनल टीम में चुन लिया गया। और 1964 में चंद्रशेखर ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ बॉम्बे में खेला और मैच में 4 विकेट लिए। और दोस्तों, उसी साल उन्हें इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। और दोस्तों, इस शानदार लेग स्पिनर ने अपने करियर में 58 टेस्ट मैचेस में कुल 242 विकेट लिए, और कई बड़ी जीतों में ही वॉज एक्सेप्शनल। भाई, अब आप मत घूम जाइएगा, अपनी जगह पर बैठे रहिए और इस महान गेंदबाज को आज उनके जन्मदिन पर हमारे साथ मुबारकबाद दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू चंद्रशेखर जी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Born to be remembered, born to be remembered.
दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और पता है मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अगले शख्स को आपसे कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊं। इसकी एक वजह ये है कि मुझे गजलों का बहुत शौक है और मैं जब भी इसके बारे में कुछ कहने की सोचती हूँ तो मेरे जहन में एक गजल अचानक ही आ जाती है और अचानक ही मेरे मन के तारों को छेड़ जाती है। मैं आपको पहले वो गजल सुना देती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाए और फिर उनकी जिंदगी के सफर पर आपको आराम से लेकर चलूंगी। तो चलिए सुनिए ये गजल और गेस करिए कि ये कौन है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। दोस्तों बहुत इमोशनल हो गए ना आप, मुझे पता है मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और आप तो पहचान ही गए ना कि किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पंकज उधास साहब की और उनके बारे में ही अब बातें करेंगे जिनकी आवाज की मरमरी छुअन ने इस गजल को अमर कर दिया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बस नाम फिल्म की इस गजल तक पंकज उधास की शोहरत रही। भाई 1986 की इस गजल के बाद तो पंकज जी को कई बड़े बॉलीवुड ऑफर्स मिले और उन्होंने कई गजलें फिल्मों के लिए गाईं, मगर साथ ही साथ जगजीत सिंह और तलत अजीज के साथ हिंदुस्तान में गजल को फिर से इन्होंने जिंदा कर दिया। गजल के कई सारे एल्बम्स ने पंकज जी की पॉपुलैरिटी को एक नए आकाश की ओर बढ़ा दिया और उनकी कुछ गजलें तो मानो दिल में कुछ ऐसी लहर पैदा करती हैं कि इंसान ख्वाहिशों के समंदर में गोते लगाने को मजबूर हो जाता है। वैसी ही एक गजल है ये जिसको अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो चलिए सुनिए ये गजल और लौट कर आइए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। लौट आइए वापस लौट आइए, क्योंकि ये गजल सुनकर तो मुझे पक्का पता है कि कितने ही लोग ख्यालों में खो गए होंगे। अच्छा चलिए ख्यालों से बाहर आइए और अभी कुछ बातें और हैं जो पंकज जी के बारे में मुझे आपसे करनी है। 17 मई 1951 में जन्मे पंकज उधास को एक बात की ये आसानी जरूर रही कि जब उन्होंने गजलें गानी शुरू की तब उस समय उनके बड़े भाई मनहर उधास बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग में पहले से ही आ चुके थे और ये पंकज जी के बड़े भाई मनहर ही थे जिन्होंने पंकज को स्टेज तक पहुंचाया। और दोस्तों पंकज जी का पहला स्टेज परफॉर्मेंस ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसके लिए उन्हें ऑडियंस में से एक ने 51 रुपए का इनाम भी दिया। यूं तो पंकज जी ने साइंस में डिग्री हासिल की, लेकिन गजलों के शौक ने साइंस में आगे परस्यू करने के बजाय उन्होंने गजल गाने को तरजीह दी और इसके लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। और दोस्तों उसके बाद कनाडा और यूएसए में कई कंसर्ट भी किए और जब उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया तो वो इंडिया आ गए और फिर यही 1980 में उन्होंने अपना पहला एल्बम आहट रिलीज किया और उसके बाद 2011 आते आते उन्होंने करीब 50 गजलों के एल्बम्स रिलीज किए। साथ ही साथ वो फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग में भी एक्टिव रहे और दोस्तों शानदार गजलों से उन्होंने गजल की चाहने वालों का दिल जीत लिया और उनकी गजलों में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। ये पंकज उधास जी के सफरनामे के कुछ किस्से थे जो मैंने आपको सुनाए। आज इनके जन्मदिन पर हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ आपको एक और गजल गुनगुनाने का मौका देते हैं। और आहिस्ता
कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे, कान रखते हैं ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुन लेंगे, और आहिस्ता कीजिए बातें। फ्रेंड्स, अब तक हमने आहिस्ता आहिस्ता तो बहुत सारी बातें कर ली हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से हटकर कुछ डिशम डिशम की बातें करते हैं। मतलब गजलों से बॉक्सिंग की ओर चलते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे बॉक्सर से जिनका नाम शुगर रे लियोनार्ड। अच्छा, तो अब शुगर रे लियोनार्ड रिंग तक कैसे पहुंचे और किसको कब पटखनी दी, इसके बारे में जानते हैं। मेरी जो ये बातें हैं ना, ये तो ऐसी जारी रहेंगी, लेकिन मुझे अब मुद्दे की बात पर भी आना है और हम बात कर रहे हैं शुगर रे लियोनार्ड की। 17 मई 1956 में पैदा हुए शुगर अमेरिका के एक मशहूर बॉक्सर रहे हैं और ये शोहरत मिली उनको 1976 के ओलंपिक्स खेलों में लाइट वेल्टर वेट बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर। मगर सिर्फ यही एक उपलब्धि उनको बड़ा बॉक्सर नहीं बनाती है दोस्तों। 1987 में मार्वेलस यानी मार्विन हैगलर को उन्होंने नॉकआउट किया और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का मिडिल वेट का खिताब अपने नाम कर लिया और इस मैच को प्रोफेशनल बॉक्सिंग इतिहास में ग्रेटेस्ट कॉन्टेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। और दोस्तों, उनकी बॉक्सिंग से प्यार का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब शुगर रे लियोनार्ड कहते हैं, Boxing is the ultimate challenge. There is nothing that can compare to testing yourself the way you do every time you step in the ring. शुगर रे के लिए बॉक्सिंग के पिनैकल पर पहुंचने का रास्ता कभी भी आसान नहीं रहा फ्रेंड्स। बचपन में अपनी आंखों के सामने कितनी ही जिंदगियों को उन्होंने क्राइम की नजर चढ़ते देखा और इस माहौल में खुद को एक तरफ फोकस करके रखना उनके लिए बहुत ही हिम्मत का काम था। उनमें हौसला था फ्रेंड्स, और ये उनके हौसले की ही देन थी कि अपने स्कूल के साथियों को अपराध की दुनिया में जाते देखकर भी उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो इस रास्ते पर कभी भी नहीं जाएंगे। My first time in boxing, I was like, I don't know, 7, 8 years of age. Number 2 Boys Club in Washington, D.C. And I recall that it was like an exhibition. I put this huge mouthpiece in my mouth. This headgear and these huge gloves, and I'm punching around, and this kid punched me in the nose, and it hurt like hell, and I quit. So, I have a history of retirement. We'll get to that. एक बात तो थी शुगर रे में, और वो ये थी कि उन्हें टीम स्पोर्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंड्स, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने बॉक्सिंग को चुना जहां इंडिविजुअल काबिलियत चाहिए होती है। एंड ही सून एक्सेल्ड इन द स्पोर्ट। For some reason, I wanted it so bad. I felt it in me, and I had to keep going. फ्रेंड्स, अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत में ही उन्होंने नाम कमाना शुरू कर दिया और उनमें सीखने की इतनी लालसा थी कि वो हमेशा कुछ नया करने की सोच के साथ रिंग में उतरते थे। और इसका फल उन्हें बहुत ही जल्दी मिल गया जब 1973 में उन्होंने नेशनल गोल्डन ग्लोव जीता। अपने एमेच्योर करियर में उन्होंने 3 नेशनल गोल्डन ग्लोव्स जीते और ओलंपिक खेलों का गोल्ड मेडल हासिल किया। दोस्तों, शुगर रे को कभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाने का मन नहीं था। वो तो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतकर बॉक्सिंग को अलविदा कहने की सोच रहे थे, मगर घर में मुश्किलों की वजह से उन्हें फिर रिंग में उतरना पड़ा। जैसे कामयाबी उन्हें एमेच्योर सर्किट में मिली थी, वैसी ही कामयाबी उन्हें प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग में भी हासिल हुई और शुगर रे लियोनार्ड ने नवंबर 1979 में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का वेल्टरवेट टाइटल जीतकर अगले 1 दशक तक अपने वर्चस्व को कायम रखा और कुछ यादगार जीत हासिल करके इतिहास के पन्नों में अपना एक अलग मकाम पाया। अब इस डिशम डिशम खिलाड़ी को आज उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं।
आप लोग सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और एक बार फिर से हम वापस आ गए। ना ऐसे तो छोड़ ही नहीं सकते हम आपको, बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक देते रहते हैं ताकि आप भी बिल्कुल इजी हो जाए और हम भी बिल्कुल इजी। और अब मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ ना, उनकी जिंदगी के किस्से बड़े ही दिलचस्प हैं। आप ही सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने चलने से पहले ही गाना शुरू कर दिया हो फिर तो ये कुदरत का तोहफा ही कहा जाएगा। तो उसके बाद तो उन्हें उस फील्ड में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिरगिट निल्सन की। ये एक ऐसा नाम है जिनको कुदरत ने एक खूबसूरत गले से नवाजा था। कहते हैं कि बचपन में जब वो बस 3 साल की ही थी तभी अपने टॉय पियानो पर उन्होंने मेलोडीज बजानी शुरू कर दी थी और समझने भी लगी थी। दोस्तों पहली बार उनके वॉइस टैलेंट को उस वक्त नोटिस किया गया जब वो चर्च कॉयर्स में गा रही थी। कॉयर्स मास्टर ने उनके गले से निकलने वाली आवाज सुनकर उन्हें वॉइस लेसन लेने की सलाह दी और 17 मई 1918 को पैदा हुई बिरगिट निल्सन की आवाज में एक गजब की ताकत थी और साथ ही साथ इतनी क्लैरिटी से वो गाती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 1941 में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक स्टॉकहोम में उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद पहली बार 1946 में वो रॉयल ओपेरा इन स्टॉकहोम में परफॉर्मेंस करने के लिए आई। और दोस्तों सबसे गजब की बात ये थी कि सिर्फ 3 दिन के नोटिस पर उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी थी। और दोस्तों बिरगिट निल्सन का कहना था, द बेस्ट टीचर इज द स्टेज, यू वॉक आउट ऑन इट एंड यू हैव टू लर्न टू प्रोजेक्ट। और दोस्तों आखिरकार एक लंबे और इम्पैक्टफुल करियर के बाद 25 दिसंबर 2005 को बिरगिट निल्सन का निधन हो गया और उस समय उनकी एज 87 इयर्स की थी। तो दोस्तों आज बिरगिट निल्सन के पुण्यतिथि पर आइए हम सभी मिलकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे आज के शो की कुछ खास पर्सनैलिटीज जिनके बारे में आपने आज के हमारे शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में जाना। तो अब मैं चलती हूँ और यही बोलूंगी आपको कि आप अपना ख्याल रखिएगा और जब भी मिलिएगा स्माइल करते हुए ही मिलिएगा। तो बबीता जैन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,